एक कल्पना करते हैं, एक बहुत ही विशाल सूखा और एकदम सपाट रेगिस्तानी मैदान। मीलों तक कोई हरियाली नहीं है, बस एक कठोर धूप और अंतहीन क्षितिज। हाँ, जहाँ दूर दूर तक केवल रेत और सन्नाटा ही नजर आता है। बिल्कुल। और इस सन्नाटे और खालीपन के बीच अचानक क्षितिज पर कुछ ऐसा उभरता है जो मतलब पूरी तरह से अकल्पनीय है। आसमान को छूती हुई 100-100 फुट ऊंची गगनचुंबी इमारतें। एकदम किसी आधुनिक महानगर जैसी तस्वीर है ना। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे न्यूयॉर्क या दुबई का कोई हिस्सा रेगिस्तान के बीचों बीच लाकर रख दिया गया हो। सही कहा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा और चौंकाने वाली बात कुछ और ही है। आसमान की तरफ उठती हुई ये विशाल इमारतें कांच, कंक्रीट या आधुनिक स्टील से नहीं बनी हैं, बल्कि ये पूरे तरह से ऊपर से नीचे तक केवल मिट्टी से बनी है। हाँ, केवल मिट्टी से। तो आज की इस गहन चर्चा का उद्देश्य इसी अचरज में डालने वाले शहर की परतों को खोलना है। यमन का प्राचीन शहर शिबाम। हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि कैसे हजारों साल पहले लोगों ने केवल मिट्टी जैसी साधारण सामग्री और अपनी आवश्यकता के बल पर एक ऐसी परिष्कृत शहरी व्यवस्था खड़ी कर दी। एक ऐसी व्यवस्था जो न केवल जगह बचाती है बल्कि रेगिस्तान की भयंकर गर्मी को भी मात देती है। ये दृश्य सच में वास्तुकला की दुनिया में किसी चमत्कार से कम नहीं है। मतलब जब भी गगनचुंबी इमारतों का जिक्र आता है तो दिमाग में तुरंत भारी भरकम क्रेन्स और स्टील के ढांचे उभरते हैं। क्रेन और कंक्रीट के बिना तो आज हम ऊंची इमारतों की कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, लेकिन शिवाम का ये ऊर्ध्वाधर परिदृश्य उन सभी धारणाओं को पूरी तरह ध्वस्त कर देता है। बिना किसी आधुनिक मशीनरी के सदियों पहले केवल कच्ची मिट्टी की ईंटों से इतनी ऊंचाई तक निर्माण करना ये एक ऐसा साहसिक कदम था जो आज के इंजीनियरों को भी सोचने पर मजबूर कर दे। चलिए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। अगर शिबाम की भौगोलिक स्थिति को ध्यान से देखा जाए तो ये शहर यमन के वाडी हद्रामौत क्षेत्र में स्थित है। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ का वातावरण बेहद कठोर है। त्याशित भी। एक तरफ झुलसा देने वाली गर्मी है और दूसरी तरफ घाटी में अचानक आने वाली विनाशकारी बाढ़ का बहुत बड़ा खतरा। तो जब हम इन 100 फीट ऊंची इमारतों को देखते हैं तो पहला सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या था जिसने वहां के लोगों को क्षैतिज रूप से यानी जमीन पर फैलने के बजाय सीधे आसमान की तरफ इमारतें बनाने के लिए प्रेरित किया। ये केवल कोई सौंदर्य का चुनाव नहीं था। ऊर्ध्वाधर रूप से इमारतें बनाना वहां की जलवायु और भौगोलिक सीमाओं के प्रति एक बेहद सोची समझी प्रतिक्रिया थी। मतलब ये अस्तित्व को बचाए रखने की एक बहुत बड़ी जद्दोजहद थी। एकदम सही कहा। वाडी हद्रामौत असल में एक नदी घाटी है। वहाँ खेती लायक उपजाऊ जमीन बहुत ही सीमित और बहुमूल्य है। तो अगर शहर को जमीन पर फैलाकर बनाया जाता तो वे अपनी उसी कृषि भूमि को नष्ट कर देते। बिल्कुल, जिस पर उनका पूरा जीवन निर्भर था। भोजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें अपनी इमारतों का दायरा समेटना पड़ा। उन्हें ऊपर की तरफ जाना ही पड़ा। यानी ये सिर्फ एक डिजाइन का विकल्प नहीं था बल्कि एक बहुत ही व्यावहारिक मजबूरी थी। जमीन बचाना जरूरी था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा तकनीकी सवाल खड़ा होता है। हम मिट्टी की बात कर रहे हैं। हाँ, जो कि बहुत ही नाजुक सामग्री मानी जाती है। मिट्टी से 100 फीट ऊंचा ढांचा खड़ा करना गुरुत्वाकर्षण के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ लगता है। मतलब ऐसी इमारतें अपने ही वजन से ढह क्यों नहीं गई? यही वो जगह है जहां उनकी प्राचीन इंजीनियरिंग की समझ वास्तव में चमकती है। इन इमारतों की नींव सीधे मिट्टी पर नहीं रखी गई है। किसी भी गगनचुंबी इमारत को स्थिर रखने के लिए उसका आधार बहुत मजबूत होना चाहिए। तो उन्होंने पत्थर का इस्तेमाल किया। बिल्कुल, इन मिट्टी के टावरों की नींव गहरे पत्थरों से बनाई गई है जो अक्सर जमीन से कई फीट ऊपर तक आते हैं। इसके बाद मिट्टी की ईंटों का काम शुरू होता है। और अगर इन दीवारों के निर्माण को ध्यान से देखा जाए तो एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक नजर आती है। वो क्या है? इमारत के निचले हिस्से की दीवारें बहुत अधिक मोटी होती हैं, कभी-कभी कई फीट तक चौड़ी। लेकिन जैसे जैसे इमारत ऊपर की तरफ बढ़ती है, दीवारों की मोटाई धीरे धीरे कम होती जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार इंजीनियरिंग है। नीचे से चौड़ी और ऊपर जाते हुए पतली होती दीवारें। इससे इमारत का पूरा वजन और जो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है वो नीचे की तरफ रहता होगा। एकदम सही। यह एक तरह से पिरामिड के सिद्धांत पर काम करता है। भले ही बाहर से यह एक सीधा चौकोर टावर दिखाई देता हो,
इससे इमारत को हवा के तेज थपेड़ों और अपनी ही ऊंचाई के दबाव को सहने की गजब की ताकत मिलती है। और केवल ढांचा ही नहीं, उस सामग्री की भी अपनी एक बहुत बड़ी खासियत है। इन ईंटों को बनाने की प्रक्रिया अपने आप में एक विज्ञान है। हाँ, वहाँ के निवासियों ने स्थानीय मिट्टी में भूसा और पानी मिलाकर गूथा और फिर उसे सूरज की तेज गर्मी में कई दिनों तक सूखने के लिए छोड़ दिया। ये भूसा शायद मिट्टी को एक दूसरे से बांधे रखने का काम करता होगा। बिल्कुल, जिससे ईंट में दरारें नहीं पड़ती। ये तकनीक भले ही सुनने में साधारण लगे, लेकिन जब इन ईंटों को एक के ऊपर एक रखकर इतनी ऊंची इमारत बनाई जाती है तो ये एक अभेद्य किले का रूप ले लेती है। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब दूर से शहर के लेआउट को देखा जाता है तो ये एक बहुत ही सावधानी पूर्वक संरेखित संरचना लगती है। इमारतें बेतरतीब ढंग से नहीं खड़ी हैं। वहाँ एक ज्यामिति है जो पूरे शहर को बांध कर रखती है। हाँ, इमारतों का ये दोहराव, उनका एक साथ सटे होना एक बहुत ही शक्तिशाली दृश्य लय बनाता है। लेकिन ये ज्यामिति केवल कलात्मक नहीं है। आधुनिक शहरों में तो हर इमारत एक दूसरे से अलग दिखने की होड़ में रहती है, जिसके कारण पूरा शहर एक अव्यवस्थित कंक्रीट का जंडल बन जाता है। सही कहा। लेकिन शिबाम में ये सघनता एक बहुत ही विशिष्ट उद्देश्य पूरा करती है। सघनता का सबसे बड़ा उद्देश्य जलवायु नियंत्रण है। जब इमारतें एक दूसरे के बिल्कुल करीब और ऊपर की तरफ बनती हैं तो वे एक दूसरे पर गहरी छाया डालती हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। अगर हम आधुनिक शहरों की बात करें तो वहाँ चौड़ी सड़कें और दूर दूर बनी इमारतें होती हैं। सूरज की रोशनी सीधे डामर की सड़कों और कंक्रीट पर पड़ती है और उससे पूरा शहर एक उष्मा द्वीप या हीट आइलैंड में बदल जाता है, जहाँ का तापमान आसपास के इलाकों से कई डिग्री ज्यादा हो जाता है। लेकिन शिबाम में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। शिबाम के अंदर का अनुभव सच में एक अलग ही दुनिया में कदम रखने जैसा है। बाहर रेगिस्तान में सूरज आग बरसा रहा होता है, लेकिन शहर के अंदर उसका असर बहुत कम हो जाता है। शहर के अंदर संकरी गलियों का एक पूरा जाल बिछा हुआ है, जो कि छायादार गलियारों का काम करती हैं। इमारतों की अत्यधिक ऊंचाई और गलियों की संकीर्णता के कारण दिन के ज्यादातर समय में सूरज की रोशनी सीधे जमीन तक पहुंच ही नहीं पाती। इसके अलावा इन संकरी गलियों में एक और वैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है, जिसे आधुनिक भौतिकी में वेंचुरी प्रभाव कहा जाता है। हवा की गति का सिद्धांत। बिल्कुल, जब हवा किसी चौड़ी जगह से एक बहुत ही संकरी जगह में प्रवेश करती है तो उसकी गति अपने आप बढ़ जाती है। रेगिस्तान की हवा जब इन ऊंची इमारतों के बीच बनी पतली गलियों से गुजरती है तो वह एक प्राकृतिक पंखे की तरह काम करती है। ये तो बिना किसी बिजली के काम करने वाली एक प्राकृतिक शहरी एयर कंडीशनिंग प्रणाली हो गई। हाँ, ये हवा की गति को तेज कर देती है, जिससे उन छायादार गलियों में हर समय एक ठंडी और सुखद हवा का प्रवाह बना रहता है। ये सोचकर ही हैरानी होती है कि आधुनिक समय में शहरों को ठंडा रखने के लिए भारी भरकम एयर कंडीशनिंग सिस्टम पर निर्भर रहना पड़ता है, जो खुद इतनी ज्यादा ऊर्जा की खपत करते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। जबकि यहाँ एक पूरी सभ्यता ने केवल वास्तुकला की ज्यामिति का उपयोग करके अपने लिए एक आरामदायक वातावरण तैयार कर लिया। और ये जलवायु नियंत्रण केवल गलियों तक सीमित नहीं है। एकदम सही। इन गगनचुंबी इमारतों के अंदर का तापमान भी बाहर की तुलना में बहुत स्थिर रहता है। मिट्टी की दीवारों की यह खूबी इस चर्चा का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इन मोटी दीवारों का तापीय गुण सच में अद्भुत है। हाँ, मिट्टी की इन मोटी दीवारों में एक असाधारण तापीय क्षमता या थर्मल मास होता है। दिन के समय जब रेगिस्तान की गर्मी अपने चरम पर होती है तो ये मोटी मिट्टी उस गर्मी को धीरे धीरे सोखती है। ऊष्मा को दीवार के बाहरी हिस्से से अंदर तक पहुंचने में कई घंटे लग जाते हैं। बिल्कुल, इसका परिणाम ये होता है कि दिन की भयंकर गर्मी के दौरान घर के अंदर का हिस्सा पूरी तरह से ठंडा रहता है और रात में प्रक्रिया उल्टी हो जाती है। हाँ, जब रात होती है और रेगिस्तान का तापमान अचानक से गिरने लगता है, तब जाकर ये दीवार दिन भर की सोखी हुई उस गर्मी को अंदर की तरफ छोड़ना शुरू करती है, जिससे रात की ठंड में घर के अंदर एक सुखद गर्माहट बनी रहती है। ये तो एक प्राकृतिक थर्मल बैटरी की तरह काम कर रहा है। हाँ, दिन में चार्ज हो रहा है, रात में ऊर्जा छोड़ रहा है। कांच और स्टील की आधुनिक इमारतों के बिल्कुल विपरीत। कांच की इमारतें तो ग्रीन हाउस की तरह काम करती हैं। वे धूप को अंदर आने देती हैं, लेकिन गर्मी को बाहर नहीं जाने देती, जिससे अंदर का तापमान असहनीय हो जाता है। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि स्थानीय पर्यावरण को समझकर चुनी गई सामग्री कितनी ज्यादा प्रभावी हो सकती है। और इस अद्भुत डिजाइन का प्रभाव सिर्फ तापमान को नियंत्रित करने तक ही सीमित नहीं है। इसका वहाँ के सामाजिक और सामुदायिक जीवन पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है।
वास्तुकला हमेशा किसी भी समाज के जीने के तरीके को आकार देती है। शिबाम की इन इमारतों की आंतरिक संरचना भी वहाँ की सामाजिक जरूरतों और सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है। हर एक टावर आमतौर पर एक ही परिवार से जुड़ा होता है, जिसमें पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। सबसे निचली मंजिलें, जिनमें अक्सर कोई खिड़की नहीं होती या बहुत ही छोटी खिड़कियां होती हैं, उनका उपयोग जानवरों को रखने और अनाज के भंडारण के लिए किया जाता है। खिड़कियां ना होने का कारण सिर्फ सुरक्षा ही नहीं है, बल्कि नीचे की दीवारों को मजबूत बनाए रखना भी है, ताकि वे ऊपर की पूरी इमारत का वजन सह सके। बिल्कुल। और जैसे जैसे ऊपर की मंजिलों की तरफ बढ़ते हैं, जगह का उपयोग बदलता जाता है। बीच की मंजिलें रहने और सोने के लिए इस्तेमाल होती हैं, और सबसे ऊपर की मंजिलें सामाजिक मेलजोल का केंद्र होती हैं। अक्सर इन इमारतों के ऊपरी हिस्सों में बहुत ही सुंदर लकड़ी की नक्काशीदार खिड़कियां होती हैं। ये न केवल हवा को अंदर आने देती हैं, बल्कि महिलाओं को बाहर बिना देखे जाने की सुविधा भी देती हैं। और सबसे ऊपरी छतों का उपयोग ठंडी शामों में पड़ोसियों के साथ बातचीत करने के लिए किया जाता है। इस सामाजिक संरचना की एक और बहुत ही खूबसूरत बात यह है कि कई इमारतों की छतें और ऊपरी मंजिलें एक दूसरे से लकड़ी के पुलों या रास्तों से जुड़ी हुई हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी को अपने पड़ोसी के घर जाना है, तो उसे 100 फीट नीचे जमीन पर उतरकर गली से होकर जाने की जरूरत नहीं है। वे सीधे ऊपर से ही एक दूसरे के घर जा सकते हैं। ये सघनता केवल ईंट और मिट्टी की नहीं है, बल्कि ये वहाँ के लोगों के रिश्तों की सघनता को भी दर्शाती है। ये एक ऐसा ढांचा है जो समुदाय को करीब लाता है। ये सच में एक बहुत ही सुंदर विचार है कि कैसे शहर का हर एक डिजाइन तत्व कई उद्देश्यों को एक साथ पूरा कर रहा है। लेकिन इस पूरी व्यवस्था में एक बहुत बड़ी भेद्यता भी नजर आती है। हमने शुरू में वाडी हद्रमाउत की अचानक आने वाली बाढ़ और बारिश का जिक्र किया था। कच्ची मिट्टी और पानी का मेल कभी भी अच्छा नहीं होता। बिल्कुल। अगर वहां भारी बारिश होती है तो इन 100 फुट ऊंची मिट्टी की इमारतों का क्या होता है? ये पानी के सामने कैसे टिक पाती हैं? यह शिबाम के अस्तित्व का सबसे संवेदनशील और दिलचस्प पहलू है। सच्चाई ये है कि यह शहर अजेय नहीं है। मिट्टी की दीवारें बारिश के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। पानी के लगातार संपर्क में आने से मिट्टी का कटाव शुरू हो जाएगा और इमारत ढह सकती है। इससे बचने के लिए वहां के लोगों ने एक बहुत ही प्रभावी जलरोधी लेप या कोटिंग का आविष्कार किया, जिसे रमाद कहा जाता है। ये लेप मुख्य रूप से चूने और राख को मिलाकर बनाया जाता है। इमारतों के सबसे ऊपरी हिस्सों, छतों और उन हिस्सों पर यह सफेद लेप लगाया जाता है जहां बारिश के पानी का सीधा असर हो सकता है। यही कारण है कि दूर से देखने पर शिबाम की इमारतों का ऊपरी हिस्सा अक्सर सफेद चमकता हुआ दिखाई देता है, जबकि नीचे का हिस्सा मिट्टी के भूरे रंग का होता है। और ये सफेद रंग केवल पानी से ही नहीं बचाता, बल्कि सूरज की तेज किरणों को भी वापस परावर्तित कर देता है, जिससे इमारत के अंदर का तापमान और भी कम हो जाता है। ये एक अल्बिडो प्रभाव की तरह काम करता है। एकदम सही। लेकिन ये रमाद का लेप कोई स्थायी समाधान नहीं है। बारिश, हवा और मौसम की मार से ये लेप समय के साथ झड़ने लगता है। और यहीं पर इस शहर का सबसे गहरा दर्शन छिपा है। शिबाम एक ऐसा शहर नहीं है जिसे एक बार बनाकर छोड़ दिया गया हो। ये एक जीवित शहर है। इसे बनाए रखने के लिए एक निरंतर मानवीय प्रयास की आवश्यकता होती है। हर कुछ सालों में समुदाय को एक साथ आना पड़ता है, दीवारों की मरम्मत करनी पड़ती है, दरारों को भरना पड़ता है और ऊपर फिर से चूने का ताज़ा लेप लगाना पड़ता है। ये विचार बहुत ही गहरा है। आधुनिक दुनिया में हम ऐसी वास्तुकला बनाते हैं जिसे हम रख रखाव से मुक्त या मेंटेनेंस फ्री कहते हैं। हम कंक्रीट डाल देते हैं और भूल जाते हैं, और अंततः जब वो टूटता है तो सीधे कचरे में बदल जाता है। लेकिन शिबाम का ये मॉडल एक चक्रीय प्रक्रिया है। ये मांग करता है कि वहां रहने वाले लोग अपने घरों और अपने शहर के साथ एक निरंतर रिश्ते में बंधे रहें। शहर उनका ख्याल रखता है, उन्हें गर्मी से बचाता है, और बदले में लोग शहर का ख्याल रखते हैं, उसे बारिश और तूफानों से बचाते हैं। ये वास्तव में स्थिरता या सस्टेनेबिलिटी का एक सच्चा मॉडल है। आज हम सस्टेनेबल डिजाइन के नाम पर नई नई तकनीकें विकसित कर रहे हैं, या नई सामग्री के उपयोग में नहीं है। ये पर्यावरण के अनुकूल होने, स्थानीय सामग्री का बुद्धिमानी से उपयोग करने और एक ऐसी प्रणाली बनाने में है जो समुदाय को एक साथ जोड़े रखे। इस शहर ने ये साबित किया है कि अत्यधिक आवश्यकता और संसाधनों की कमी किसी सभ्यता को पीछे नहीं धकेलती, बल्कि वे नवाचार के लिए सबसे शक्तिशाली उत्प्रेरक बन सकते हैं। आवश्यकता ही नवाचार की जननी है,
यहाँ ये बिल्कुल सच साबित होता है। तो जब हम इस पूरे परिदृश्य पर विचार करते हैं तो शिबाम केवल एक प्राचीन अवशेष या कोई भूला हुआ ऐतिहासिक शहर नहीं रह जाता। ये इस बात का एक स्पष्ट प्रमाण है कि कैसे एक सभ्यता ने प्रकृति से लड़ने की कोशिश नहीं की। उन्होंने उस मिट्टी को लिया जो उस गर्मी में सूख रही थी, उस ज्यामिति का उपयोग किया जो हवाओं की दिशा तय कर सकती थी, और उसी से एक ऐसा शहर बनाया जिसने प्रकृति की सबसे बड़ी चुनौतियों को उसी के संसाधनों से हरा दिया। यह आधुनिक दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। आज हम अपने वातानुकूलित कमरों में बैठकर ये भूल जाते हैं कि हमारे निर्माण का प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। शिबाम का हर एक कोना, हर एक गली और हर एक ईंट इस बात की गवाही देती है कि बिना प्रकृति का दोहन किए भी एक बेहद उन्नत और सुरक्षित जीवन शैली स्थापित की जा सकती है। जब हम उस सपाट क्षितिज पर अचानक उभरते हुए उन मिट्टी के टावरों को देखते हैं तो हम केवल एक पुरानी वास्तुकला नहीं देख रहे होते हैं। हम मानवीय लचीलेपन, अनुकूलन और एक गहरी पर्यावरणीय समझ का स्मारक देख रहे होते हैं। यह एक ऐसा शहर है जिसने अपनी कमजोरियों को ही अपनी सबसे बड़ी ढाल बना लिया। इस विस्तृत विश्लेषण के अंत में यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि शिबाम कोई साधारण जगह नहीं है। यह सस्टेनेबल डिजाइन का एक जीता जागता मास्टर क्लास है। एक ऐसा मास्टर क्लास जो हमें हमारी वर्तमान दिशा पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता है। एक ऐसी विरासत जो सदियों से रेत और हवा के थपेड़े सहते हुए भी गर्व से खड़ी है। ये वाकई एक अद्भुत यात्रा रही। जरा सोचिए, अगर प्राचीन वास्तुकार अपने कठोर पर्यावरण के अनुकूल 100 फुट ऊंची टिकाऊ मिट्टी की गगनचुंबी इमारतें बना सकते थे, तो आज की हमारी कंक्रीट से घिरी आधुनिक शहरी जलवायु चुनौतियों को हल करने के लिए उन भूली हुई प्राचीन निर्माण तकनीकों में और कौन से गहरे रहस्य छिपे हो सकते हैं। इसी विचार उत्तेजक और गहरे सवाल के साथ हम आज की इस विस्तृत और गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस प्राचीन बुद्धिमत्ता पर विचार करना निश्चित रूप से भविष्य की शहरी चुनौतियों को एक नए नजरिए से देखने में मदद करेगा। इस विचारपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।